हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तीसरी क्लास के बारे में। आज हम गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन जो है एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। आपने अगर जो हमारी पिछली 2 क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लें। इनकी जो वीडियो की लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें जो 2 कथन दिए गए हैं उनमें से बताने हैं कौन से सही हैं। तो पहला कथन है आपका, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यह कथन तो बिल्कुल ही गलत है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यह जो कथन है वह बिल्कुल सही है। तो आपका जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी, केवल 2। वारेन हेस्टिंग्स 1744 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं, इसके बारे में पूछा है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। यह कथन बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधारने का श्रेय क्लाइव को था। यह भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। यह कथन जो है बिल्कुल ही गलत है। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में संबंध क्षेत्र जोड़े। तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो सी, यानी सी ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इसमें जो है, क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों से अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद कर दिए थे तथा निजी व्यापार बंद कर दिया। उसने अतिरिक्त कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय न्यायिक सुधारों में फौजदारी कानून सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 35 के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजनों की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत ने इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848-56 ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर तथा संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी और 1854 में नागपुर का विलय कर लिया। 1856 में डलहौजी ने अवध विलय का कुप्रशासन के बहाने से किया था। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आपका अगला क्वेश्चन है वह है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ को घेरे की नीति कहा जाता था। तो तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग में मैसूर और मराठों के युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना तथा अथवा हम भी यह कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों सीमाओं की रक्षा करो, ताकि अपनी सीमा सुरक्षित रहे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है। तो रिंग फेंस का जो संबंध है वो वारेन हेस्टिंग से है, यानी घेरे की नीति। और अगला क्वेश्चन जो है वह है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट का जो है समाप्त किया था। तो उसने जो वारेन हेस्टिंग जो है उसने द्वैध प्रणाली की जो है समाप्त किया था। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। तो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैध शासन का जो जनक था वह था सर लियोनिन कर्टिस। सर लियोनिन कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। किस गवर्नर जनरल
पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया। तो जो वारेन हेस्टिंग्स है उन पर महाभियोग चलाया गया। वारेन हेस्टिंग अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया, जो 1788 में 1795 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह कहा गया कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों का मत भिन्न है, किंतु वी स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखता है कि उसके थोड़े से दोष जहाँ तक वह वास्तव में थे और उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा की संकट आ पड़ा तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों, कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो जो है ब्रिटिश संसद में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है वह है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। अगला क्वेश्चन, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की शुरुआत करी थी। तो भारत के प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस प्रशासन पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए। कंपनी के अधिकारियों की व्यक्तिगत व्यापार से के संबंध में नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। तो भारतीय लोक सेवा का जो प्रवर्तन था वो था डलहौजी के शासनकाल में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो इसका तो हम देख चुके हैं जो कॉर्नवालिस शासनकाल में। और अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर में है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इससे भारत में इस्तमरारी तथा स्थायी बंदोबस्त का न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1802 की बसेन की संधि पर हस्ताक्षर किसके माध्यम से हुए थे? तो हस्ताक्षर जो थे वो अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के माध्यम से हुए थे बसेन की संधि पे। ये जो क्वेश्चन है अभी आपका पिछली जो CDS का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बसेन की संधि जो है दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन, तो इसमें जो है लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में लिखने से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो आपका जो इसका सही उत्तर है वह है सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, यह जो है लायक सहायक संधि व्यवस्था के बारे में लागू नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो जो पहला मराठा सरदार था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भाग कर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार बेजवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शरणछकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों और अंग्रेजों की प्रथम सहायक संधि थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह लॉर्ड वेल्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो वह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अभी आपको हम पीछे बता चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो वह था अवध का नवाब। सहायक संधि जो सबसे पहले जिस शासक ने जो स्वीकार करी थी वह था अवध का नवाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। तो लॉर्ड वेल्लेजली के काल में इसे जो है क्रियान्वित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। तो वो थे हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम देशी भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इंदौर के होलकर राज्य ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लॉर्ड वेल्लेजली। लॉर्ड वेल्लेजली ने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। लॉर्ड वेल्लेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो सही उत्तर है वह अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। सहायक संधि जो है वो 1863 में नहीं हुई थी, तो यही जो है वो मेल गलत है। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, यह बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, यह भी मिलान बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किसे एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी। तो इसका जो सही उत्तर है लॉर्ड वेल्लेजली। लॉर्ड वेल्लेजली लॉर्ड वेल्लेजली भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेल्लेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के काल में 1813 से इसका 23 का इसका शासनकाल रहा। तो इसमें जो ये युद्ध हुआ था और 1815 में संगोली की संधि समाप्त हुआ था। संगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 में हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। अगला क्वेश्चन संगोली की संधि कब हुई। संगोली की संधि जो थी वो 1815 में हुई। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेल्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। लॉर्ड हेस्टिंग से। अगला क्वेश्चन सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। तो सर टॉमस मुनरो जो है 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास गवर्नर जनरल रहे और गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली है तो लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसके जो जनक कहे जाते हैं वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु में 12 महल जिले में लागू किया तथा तत्पश्चात व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का भाग में लागू की गई।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका जो सही उत्तर है वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। वह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो इसमें जो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में कैप्टन स्लीमैन जो है इससे संबंधित थे। तो ठगों में हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार को सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे और इन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी जो थी विलियम बेंटिक ने लगाई। अगला क्वेश्चन, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर जो है पाबंदी किस वर्ष लगाई गई? तो 1829 में जो है पाबंदी लगाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो जो निर्यात था वो 1789 में बंगाल के दासों का वो रोक दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, बघात रियासत ब्रिटिश में से विलय कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो 1850 में जो है बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय हो गया। तो जो अगला क्वेश्चन है वह है, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है लॉर्ड डलहौजी का यह वास्तविक नाम था, जेम एंड्रयू अर्ल ऑफ डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था? तो अवध का विलयन जो है 1856 में हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, अधोलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें से कौन सा सही है वह पूछ रहा है। तो आपका जो सही उत्तर है वह 1856 ईस्वी में अवध का विलयन ब्रिटिश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह, निम्नलिखित से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? इसका जो सही उत्तर है डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वह है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक को शासक हटा दिया? तो आपका जो सही उत्तर है वह है अवध। अगला क्वेश्चन, तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राजसी राज्यों के विलय पर क्रम पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3-2-1, पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो इसमें जो सतारा है वह लॉर्ड डलहौजी के विलय का पहला शिकार सतारा हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, तो इसमें जो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो सिंध विजय लॉर्ड एलन बरो के समय जो है सिंध विजय संपन्न हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो सिंध पर ब्रिटिश ने जो है 1843 में कब्जा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वह भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई। और जो है अगला क्वेश्चन, किस कंपनी के सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी जो थी उसके द्वारा शुरू हुई। तो इसमें 1853 में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा की गई। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा 1853 में मुंबई से ठाणे सबसे पहले जो है रेल चलाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह है, भारत में अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका,
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है अपने पुत्र पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था। तो 1858 की सामग्री की घोषणा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस प्रकार एडवर्ड द्वितीय को वर्ष 1903 में, जॉर्ज वी को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। तो आपका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वह अस्थायी बंद से संबंधित था। ये हम आपको पीछे बता चुके हैं, यही संबंधित है, यही सही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली तथा व्युत्पत्ति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में करी। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो इसमें जो है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता यह सुमेल नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संघ सही है। लॉर्ड डलहौजी व्युत्पत्ति का सिद्धांत सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपने अगर जो हमारे पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, 2 क्लासेस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी देख लें। हम आपको पूरी जो है घटना चक्र की सीरीज पूरी कराएंगे। थैंक यू।